जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को यहाँ पर कवर करेंगे। किसी भी प्रकार के ट्रिक को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, चीज़ों को समझ करके हम पढ़ेंगे ताकि क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद यकीन मानिए आपको संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें संविधान की, तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है। अगर बात करें संविधान की, तो किसी भी देश का जो संविधान होता है, उस देश को, उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उस देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है और उन्हीं नियम और कानूनों के समूह को, उन्हीं नियम और कानूनों के संग्रह को उस देश का संविधान यानी कि सर्वोच्च विधान कहा जाता है। क्या? सर्वोच्च विधान कहा जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, ये भी हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, यानी कि इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है। अब बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम यहाँ पर इसे डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा भारतीय संविधान को भारतीय संविधान जो है भारतवर्ष को भेंट किया गया था। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान सभा ने भारत को एक संविधान भेंट किया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान जो है भारतवर्ष को समर्पित किया गया। भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। दोस्तों, बात करें इस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था या गठन कैसे हुआ था, तो आप जानते होंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अब ये जो मूल संविधान था, इसमें टोटल 395 आर्टिकल थे। कितना? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें अनुसूचियों की, तो टोटल अभी ओवरऑल 470 आर्टिकल हैं, लेकिन ये 395 आर्टिकल ही हैं मूल रूप से, क्योंकि इन्हीं 395 आर्टिकल के अलग अलग आर्टिकल में ए बी सी डी इस प्रकार से अलग अलग अमेंडमेंट करके जो है लेख को जोड़ा गया है, जिससे कि आज 470 लेख हो गए हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में। 8 अनुसूचियों से बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई है। इन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। 22 पार्ट से बढ़कर अभी टोटल 25 पार्ट हो गए हैं अगर बात करें, लेकिन ये भी 22 पार्ट ही हैं, 22 भाग ही हैं, क्योंकि इसमें भी ABCD करके इस प्रकार से 3 पार्ट इसमें बढ़ते हुए हम देखते हैं। टोटल भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो सारे के सारे भागों को, सारे के सारे पार्ट को उसके अनुच्छेद के साथ, कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है वो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो ये सब कुछ PDF में दिया गया है। लेकिन हमें जितने पार्ट्स की आवश्यकता है कि हमें इतने पार्ट्स का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनता है, तो उसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके लिए आपको एक कहानी समझना होगा, एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। देखिए, भारतीय संविधान को जब बनाने की शुरुआत की गई, तो भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ या फिर जब बनाने का इसका शुरुआत हुई, बनाने का शुरुआत किया गया, तो इस भारतीय संविधान में नियम और कानूनों का उल्लेख था। भारतीय संविधान के बारे में, भारतवर्ष के बारे में बात था, इसके लोगों के बारे में बात था, लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में बात था, राज्यों को कुछ नीति निर्देश, मतलब कुछ निर्देश दिए गए थे, लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। उन सब का एक जो लंबा चौड़ा मोटा बुक तैयार हुआ, जो ग्रंथ तैयार हुआ, भारतीय संविधान, भारत दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतने बड़े संविधान को अच्छे से समझना, इतने लंबे बड़े संविधान को अच्छे से समझ करके, और इसको पूरा याद करना जरूरी नहीं है, केवल समझ करके उतने ही पार्ट्स, उतने ही अनुच्छेद को याद करना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले भाग में भारतीय संविधान जब बना तो बात करी गई कि भारतीय संविधान के पहले भाग में क्या दिया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान के सबसे पहले भाग में किसके बारे में बात करी गई, तो भारतवर्ष के बारे में बात किया गया, भारतीय संघ के बारे में बात किया गया कि भारत क्या होगा। तो भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में बात किया गया। और इस भारतवर्ष में जो अलग अलग राज्य होंगे, इस राज्यों की स्थापना कैसे होगी। अगर कोई देश किसी अन्य, मतलब भारतवर्ष के बाउंड्री के बाहर से अगर कोई राज्य चाहेगा कि भारतवर्ष में मिले, तो उसकी स्थापना कैसे होगी, तो इसके बारे में भाग 1 में बात किया गया। उसके बाद जैसे ही हमने भारतवर्ष के भूमि के बारे में बात किया, राज्यों की स्थापना के बारे में बात किया, उसके बाद बात आया कि यहाँ पर लोग कौन से रहेंगे।
कौन से लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कौन से लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई देश बनेगा, कोई घर बनेगा, तो उस घर में रहने वाले लोगों की बात तो आएगी ना दोबारा दूसरे ही चरण में। तो भाग 2 में भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के बारे में बात करी गई, उसके नागरिकता के बारे में बात करी गई, किसे सिटीजनशिप दिया जाएगा इसके बारे में बात करी गई। ये बात जब हो गया कि सिटीजनशिप दिया जाएगा, भारत के नागरिक के बारे में बात हो गई, तब आया तीसरा बात। और तीसरी बात में यह बात उठकर खुल करके आया कि जब भारतवर्ष के बारे में बात हो गया, भारत के लोगों के बारे में बात हो गया, तो भारत में जो लोग रहेंगे उसको कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए कि वो अच्छे से जी पाए, वो अच्छे से रह पाए, अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाए। उसके लिए उसे कुछ मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे कि जिस अधिकार को उससे कोई छीन ना पाए। तो उस प्रकार के अधिकार की बात करी गई भारतीय संविधान के भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक, ऐसे हम बात आगे करेंगे भी, ठीक है। जो भाग 2 है इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात करी गई। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक बात करा गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। और भाग 4 में तो हमने बात कर लिया भारतीय संघ के बारे में, उसके बाद भारत में रहने वाले लोगों के बारे में, जो लोग यहां पर रहेगा उसके अधिकार के बारे में बात कर लिया। अब जो है भारतीय संघ राज्यों को कहता है कि आपको हम कुछ निर्देश देते हैं कि आपके राज्य में या आपके जमीन पर, आपके भूमि पर जो लोग रहेगा, जो नागरिक रहेंगे, उसके बारे में आपको कुछ सोचना होगा, उसके कल्याणकारी मतलब उसके वेलफेयर के बारे में आपको कुछ सोचना होगा। ऐसी कुछ नीति बनाइए जिससे वहां के लोग अच्छे से रह पाए, अच्छे से खा पाए, अच्छे से उसको वेतन मिले, नौकरी मिले, सब कुछ अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए भारतीय राज्यों को कुछ निर्देश दिया गया। और भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया, ठीक है। अब जब बात हुआ कि हमने भारत संघ के बारे में बात कर लिया, इसके लोगों के बारे में भी बात कर लिया, उन लोगों को कुछ अधिकार भी हमने दे दिया, राज्यों को भी कह दिया कि लोगों के बारे में तुम्हें सोचना है। तो फिर याद आता है, अरे सब कुछ हमने लोगों के बारे में ही बात कर लिया, क्या लोगों का कुछ कर्तव्य नहीं होगा अपने देश को लेकर? क्या लोगों का कुछ कर्तव्य या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा अपने देश को लेकर के कि इस देश में भाईचारा बना रहे, इस देश का डेवलपमेंट कैसे हो, इस देश का जो भारतीय झंडा है उसका शान आन बान शान ना झुके, इस देश का मान सम्मान ना झुके। इसके लिए भारतीयों के कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उन मौलिक कर्तव्य को हर एक भारतीय को अपनाना चाहिए। और भारतीय संविधान के भाग 4 के क सेक्शन में या फिर यूं कहें कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय लोगों के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर दी गई। भाग 4 कब से संविधान 36 से लेकर 51 तक बात करी गई है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब जब सारा का सारा बात हो गया, भारतीय संघ के बारे में बात हो गया, भारत के में रहने वाले लोगों के बारे में बात हो गया, उसके मौलिक अधिकार के बारे में बात हो गया, राज्यों को कुछ निर्देश दे दिया गया कि आप अपने पास रहने वाले लोगों के बारे में कुछ नियम कानून बनाइए। फिर उसके बाद लोगों को भी कह दिया गया कि अगर इस देश में रहना है तो कुछ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। तब बात आती है कि सब कुछ बात हो गया, लेकिन इस देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, भारतीय संघ का जो प्रशासन होगा वो कैसे काम करेगा। तो इसके बारे में बात करा गया। भाग 5 में भारतीय संघ के बारे में बात करा गया कि इसका कैसा प्रशासन होगा, इसमें कौन कौन से पद आएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मिनिस्ट्री, ठीक है। और जो संसद होगा, भारतीय संसद होगा, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में बात करा गया। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संघ के बारे में बात करा गया, उसके शासन व्यवस्था के बारे में कैसे चलेगा उसके बारे में। अब राज्य कहता है कि भारतीय संघ के बारे में बात कर लिया, केंद्र के बारे में बात कर लिया, लेकिन हमें छोड़ दिया। तो बोला आपको नहीं छोड़े हैं, आपको जस्ट अभी 6वां भाग में आपके बारे में बात करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में बात करा गया, उसके शासन व्यवस्था के बारे में बात करा गया कि उसमें विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, मुख्यमंत्री होंगे, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में राज्यपाल होगा। इस प्रकार की बात जो है भारतीय संविधान के भाग 6 में कर दिया गया। और अनुच्छेद कितना से कितना तक, तो अनुच्छेद 152 से, याद रखिएगा, अनुच्छेद 152 से 237 तक भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में बात कर दिया गया। अब पार्ट 7 हम देखते हैं, इसे डिलीट कर दिया गया, इसमें जो भी प्रावधान थे ये निरसित हो गए हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब आता है भाग 9वां, कितना, भाग 9वां। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में
देखिए, राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में बात हो गया, देश के शासन व्यवस्था, केंद्र के शासन व्यवस्था के बारे में बात हो गया। अब भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में? पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में, कि गांव के भी, गांव जिले जो है ये है, इसका भी शासन व्यवस्था कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बात किया गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243 के ए से सेक्शन से लेकर ओ सेक्शन तक भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था करी गई। पंचायत के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया और इसी भाग 9 के सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया। इसी भाग 9 को 9 क और 9 ख में बांटा गया, जिसके 9 क में नगरपालिका की बात करी गई और 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बात करा गया। इसमें हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ेंगे वहां डिटेल से देखेंगे। अब जब कोई पंचायत के बारे में बात हो गया तो याद आता है किसके बारे में? 10वां पार्ट, भाग भारतीय संविधान का भाग 10। इसमें ऐसे क्षेत्रों के बारे में या फिर ऐसे लोगों के बारे में बात किया गया जिसके उत्थान की आवश्यकता थी, जिन्हें उठा करके मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता थी। वैसे क्षेत्रों के बारे में बात किया गया जहां पर एससी, एसटी, आदिवासी जो बहुसंख्यक रूप में रहते हैं, मतलब ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन क्षेत्रों का विकास कैसे हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, वहां के लोग किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में, उसका शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, इन सब के बारे में भारतीय संविधान के भाग 10 में बात करा गया। और भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 क तक में एससी एसटी क्षेत्र भाग 10 की बात करी गई। अब भाग 11 में बात क्या करा गया? देखिए, सबके बारे में बात हो गया, केंद्र के बारे में भी बात हो गया, राज्य के बारे में भी बात हो गया। तो यहां पर बात आता है कि केंद्र और राज्य, भाग 11 याद रखेगा, भारतीय संविधान का भाग 11, केंद्र और राज्य मतलब आपस में उसका रिलेशन कैसा होगा, आपस में सौहार्दपूर्ण रिलेशन के साथ रहे, हार्मोनी के साथ रहे, प्रोस्पेरिटी के साथ रहे, दोनों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहे। इसको कुछ डिपार्टमेंट दिया गया, इसको कुछ डिपार्टमेंट दिया गया, जो डिपार्टमेंट बचा उसे केंद्र के पास दिया गया और अच्छे से दोनों एक दूसरे का सहयोग करें जिससे कि देश का डेवलपमेंट हो। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बात करा गया भारतीय संविधान के भाग 11 में। क्या? केंद्र और राज्य के बीच में भारतीय संविधान के एक भाग 11 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 245 से 263, इसे हमने वहां पर जो कहा पीडीएफ में डाल दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाग 11 की बात हो गई। भाग 11 के बाद भाग 15 की बात करते हैं। कौन से? पार्ट 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में इलेक्शन से लेकर के प्रावधान दिए गए हैं, निर्वाचन से लेकर प्रावधान दिए गए हैं। जो पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां पर हमने उसी को केवल कवर किया है, ठीक है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 17 में भारत की राजभाषा हिंदी के बारे में बात करी गई है। भारतीय संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी को लेकर के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। भारतवर्ष में कुछ इमरजेंसी का अगर नौबत आएगा तो किस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 352 से लेकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक भारत में अगर इमरजेंसी लगेगा तो इसी अनुच्छेद के तहत लगेगा। और भाग 18 में, ठीक है। भाग 20, भारतीय संविधान के भाग 20 यानी कि पार्ट 20 में क्या डाला गया? तो संविधान में ये जो जितने भी हमने संविधान देखे, जितने भी हमने संविधान के अनुच्छेद देखे, इनमें अगर कुछ हमें संशोधन करना हो, इनमें अगर हमें अमेंडमेंट करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत इन संविधान के अनुच्छेद में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ इसमें काट सकते हैं। तो संविधान का संशोधन भी हम एक वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम यहां पर देख लिए पूरा का पूरा भारतीय संविधान का भाग देख लिए, ठीक है। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, 4 में क्या है, तो ये सब हमने देख लिया। अब अनुच्छेद को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में हमने क्या बात करा? हमने बात किया है भारतीय संविधान के भाग 1, जो शुरुआत होगा जैसे ही भारतीय संविधान, तो सबसे पहले क्या बात होगा? भारत वर्ष के बारे में बात होगा, भारतीय संघ के बारे में बात होगा, कि भारत के बारे में, भारत का परिचय दिया जाएगा। क्या? भारत का परिचय दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत का परिचय है और इसके राज्यों की स्थापना, राज्यों मतलब बाउंड्री के बाहर और बाउंड्री के अंदर जो राज्यों की स्थापना होगी, सीमा में जो परिवर्तन होगा, इसके बारे में बात है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के तहत यह कहा गया कि भारतवर्ष जो होगा ये एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारतवर्ष जो होगा ये राज्यों से मिलकर बना है और ये राज्यों का एक संघ होगा। तो भारतवर्ष का परिचय हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या होगा? तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 के तहत यह कहा गया कि जो अगर
जो अगर भारतवर्ष के बाउंड्री के बाहर, भारतवर्ष के बाउंड्री के बाहर से अगर कोई राज्य भारतवर्ष में शामिल होना चाहे तो हम उसे किस अनुच्छेद के तहत शामिल करेंगे? तो अनुच्छेद 2 में इसके बारे में बात करी गई है। इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस प्रोविजंस के तहत भारत के बाहर के, बाउंड्री के बाहर के अगर कोई राज्य भारतवर्ष में शामिल होना चाहे, जैसे अगर अभी श्रीलंका चाहेगा कि भारत में शामिल हो जाए तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अगर अभी नेपाल चाहे कि भारतवर्ष में शामिल होना तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अगर तिब्बत जो कि अभी भारतवर्ष में नहीं है लेकिन भारत का ही पार्ट है, तो ये अगर चाहेगा कि फिर से भारत में शामिल होए तो ये किसके तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में भारत के बाउंड्री के अंदर, भारत के बाउंड्री के अंदर ही अगर राज्यों का सीमा में या क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाए कि उसके बाउंड्री का या उसके बॉर्डर का कुछ परिवर्तन उसमें चेंजेस किया जाए तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश जो था, पहले एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी आप देखते हैं पहले एक था, तो आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना अलग हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर बॉर्डर का निर्धारण हुआ, सीमा का निर्धारण हुआ, उसमें चेंजेज हुए क्षेत्रों में। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो भारतवर्ष के अंदर अगर राज्यों के सीमा या क्षेत्रों में परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, नए राज्य चाहे बाहर से आए चाहे हमारे देश के भीतर ही कुछ राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो ये सब के सब संसद के द्वारा करी जाएंगी। ये सब के सब संसद के द्वारा, संसद में यहाँ विधेयक पारित होगा 2/3 बहुमत से, यहाँ ये विधेयक जब पारित हो जाएगा तब ये हो पाएगा। तो संसद में ये पारित होगा, भारतीय संसद में। इसमें कोई भी तरह का चेंज जो है वो संविधान के संशोधन, वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें किस अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का जो चेंजेज है वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात करा गया अनुच्छेद 4 में। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अब जब भारत का परिचय हो गया, भारत के राज्यों का परिचय हो गया, उसके स्थापना के बारे में बात हो गया, तो दूसरा में हमने बात किया था कि इसके नागरिकता के बारे में बात करेंगे, इसके नागरिक के बारे में बात करेंगे कि कौन से लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए, इसका सिटीजनशिप का आधार क्या होगा, कैसे यहाँ का सिटीजनशिप लिया जाएगा। भारतवर्ष का सिटीजनशिप जैसा कि आप जानते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, और अमेरिका में आप जानते हैं दोहरी नागरिकता है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप या फिर नागरिकता को जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, सिटीजनशिप से प्रावधान है, संबंधित प्रावधान है। तो 5 से 11, तो सबसे पहला जो अनुच्छेद 5 है इसमें बात करा गया है कि संविधान का जब मूल संविधान जब बना था उसमें नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान दिए गए कि कौन कौन से लोग यहाँ के नागरिक होंगे, पाकिस्तान जाने वाले या फिर पाकिस्तान से आने वाले, उस प्रकार का जो संविधान को, नागरिकता को लेकर जो भी प्रोविजन है वो अनुच्छेद 5 में था। तो याद रखिएगा संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 में। उसके बाद डायरेक्ट हम चले आते हैं अनुच्छेद 10 में। तो भारत में भारतीयों के नागरिकता, भारत में भारतीयों के नागरिकता या नागरिक के अधिकारों का निरंतरता या कंटिन्यूटी बना रहे, इसको लेकर अनुच्छेद 10 में यह बात करी गई है कि कैसे यहाँ के नागरिकों का अधिकार, नागरिक का अधिकार बना रहेगा। यहाँ के नागरिक है आप, तो इसको लेकर के जो भी प्रोविजंस है वो अनुच्छेद 10 में होगा। अच्छा, आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है, आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है, उसको लेकर के भी बहुत सारे प्रोविजंस है। तो वो हम डिटेल में जब पॉलिटी करेंगे तो वहां करेंगे कि अगर आपने किसी और देश का नागरिकता ले रखा है, और हम जानते हैं कि भारतवर्ष जो है एकल नागरिकता के साथ चलता है, और अगर आपको पता चल गया कि आपने किसी और देश का नागरिकता ले रखा है तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर आप अपने मन से चाहें कि हम नागरिकता का क्या करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ प्रोविजंस है, या फिर नागरिकता को 5 तरीके से यहाँ का सिटीजनशिप हमें किसी भी लोग को मिल सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है। तो वो अलग अलग चीज है, लेकिन हम जो है भारतीय संविधान के, याद रखेगा, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में, संविधान का जो प्रारंभ था उसमें सिटीजनशिप को लेकर के जो भी प्रावधान है उसमें है। अनुच्छेद 10 में जो भारतीय संविधान के नागरिक है उसके अधिकारों की निरंतरता बनी रहे, इसके बारे में बात अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित, मतलब सिटीजनशिप से संबंधित जो भी नियम और कानून होंगे वो भारतीय संसद ही बना सकता है और कोई नहीं। याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित
नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित जिस प्रकार के भी नियम और कानून बनाना होगा वो कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा कौन, याद रखिएगा भारतीय संसद ही बनाएगा। कौन बनाएगा, भारतीय संसद। और पहला जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था वो 1955 में आया था। किसमें, 1955 में आया था। और अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सेकंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2000 जो आया था, जिसमें कि कहा गया था 2020 में सेकंड, या फिर कहा जाए 2019 वाला, 2019-20 में जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को यहाँ नागरिकता दी जाएगी, तो ये आया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो भी नागरिकता से संबंधित संशोधन है या फिर नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो कौन बनाता है, भारतीय संसद बनाता है। और ये अनुच्छेद 11 में बात करा गया। तो 5 से 11 आपको पता हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो जिससे क्वेश्चन बहुत बनता है। याद रखिएगा किसका, तो भारतीय संविधान का भाग 3। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 के भाग 3 में किसके बारे में बात किया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में, नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करा गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बात करी गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बात करा गया है। भारतीयों के मौलिक अधिकार के बारे में बात करा गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक बात करा गया है। और याद रखिएगा भारतीयों को या फिर ये कहें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। याद रखिएगा 6 तरह के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये यहां पर देखिएगा। एक है आपका समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आपको बोलना होगा समता का अधिकार। क्या, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का, समानता का अधिकार, कि कोई यहां पर छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो अधिकार है, समानता जब मिल गया तो उसके बाद हमें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-22 में दिया गया है। यानी कि 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार में। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। उसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आपका कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, बच्चों से चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता, लोगों को जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद 23-24 में इसके बारे में प्रोविजंस दिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में जो चौथा मौलिक अधिकार है वो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो जो 5वां मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये है आपके 29 से 29-30, अनुच्छेद 29-30 में। उसके बाद आता है आपका, जिसे कि B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा एक मिनट, हाँ, जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया था, भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया था उनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो जाकर के कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। और इस चीज को भारतीय संविधान के उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसमें 5 रीट जारी किया जाता है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर हम डिटेल से इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। 6 तरह के मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा। हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष सब कोई समान होगा, ना यहाँ कोई छोटा बड़ा, ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसके लिए कुछ और नियम है, या कोई गरीब है तो उसके लिए कोई और नियम है, कोई जैसे डीसी है तो उसके लिए कोई और नियम है, डीएम है या सीएम। हर एक लोगों के लिए कानून के समक्ष वो समान है, यानी कि सबके लिए एक कानून ही लगेगा, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 के तहत क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समान होगा हर एक लोग, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अच्छा, इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि जैसे कि अनुच्छेद 361 ए में, याद रखिएगा, इसे ऐड कर लीजिए कि जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, जैसे राष्ट्रपति हो गया, या राज्यपाल हो गया, प्रेसिडेंट राज्यपाल, या फिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज है, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है, अगर वो अपने कार्यकाल में है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, तो जब तक अपनी क्या बोलते हैं सत्ता में या फिर वो जब तक अपने पद पर है तब तक उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई इस प्रकार का एलिगेशन लगता है तो उसे उसके पद से हटा करके उनको भी कानून के समक्ष समानता ही, उन्हें भी कानून के समक्ष समान ही आंका जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अनुच्छेद 15 में क्या बात कराया गया है, क्योंकि ये समानता का अधिकार है, तो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में कहा गया, इस अनुच्छेद 16 को याद इस प्रकार से रखिएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है या फिर रोजगार के जो अवसर हैं वो हर एक लोगों को समान रूप से मिले, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है या जो रोजगार का अवसर है उसको हर एक लोग को समान रूप से समान अवसर मिलेगा सरकारी लोक नियोजन में, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में या फिर जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में, 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, मतलब आप किसी से छुआछूत कह के उसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। छुआछूत आप नहीं मान सकते कि ये छूत जाति का है या छूत जाति का, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार की करतूत करते हुए अगर आप पकड़ाते हैं तो आपके ऊपर वैधानिक रूप से कानूनी केस भी चल सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत कर दिया गया, और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे कि पहले आप सुनते होंगे राजा राम मोहन राय, सर जॉन ब्रैडमैन, इस तरह का जो उपाधि है वो उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, इसको हमने देख लिया। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखा गया है। किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो इसको लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात करी गई है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात करी गई है। और याद रखिएगा, जब कभी भी देश में इमरजेंसी लगेगा, याद रखिएगा, जब कभी भी देश में इमरजेंसी लगेगा, और इमरजेंसी का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक में हमने बात किया, ठीक है। अनुच्छेद संविधान के भाग 18 के तहत जब कभी भी इमरजेंसी लगता है तो आपका जो अनुच्छेद 19 में जो भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसको तुरंत बैन किया जाएगा, इस पर तुरंत बैन लगाया जाएगा, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार का जो अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 1 के ए में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कहते हैं ना, आजकल आप सुनते होंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई कुछ भी बोल करके निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्वतंत्रता है, आप भारतवर्ष में कुछ भी कहीं पर भी बोल लेते हैं और बच जाते हैं, चाहे वो आप राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोल लेते हैं, आप प्रधानमंत्री को भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो ये इसी कारण से, क्योंकि भारतीय संविधान आपको एक अधिकार देकर के रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, ठीक है, अनुच्छेद 19 के ए के तहत आपको दिया गया है। दूसरा यहां पर दिया गया है अनुच्छेद 19 में जो कि 6 प्रकार के अधिकार हैं, तो दूसरा जो अनुच्छेद 19 के तहत जो दूसरा अधिकार दिया गया है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन या सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन हाँ,
उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा और वो सम्मेलन या सभा जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का हथियार आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के दूसरे स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन या सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको वो शांतिपूर्ण तरीके से करनी होगी और आपको उसमें किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करना होगा। तीसरा जो अनुच्छेद है 19C में, तीसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का संगठन बना सकते हैं, ठीक है, ये आप हमारे देश में कर सकते हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। चौथा जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत 19D, आप कहीं पर भी भारतवर्ष की किसी भी जगह पर आप निर्बाध रूप से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये अधिकार आपको संविधान देता है, ठीक है। तो आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब आप कहीं भी बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, जहाज से, एरोप्लेन से, आप कहीं भी जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। जो आपका पांचवा अधिकार है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको पांचवा अधिकार है, आप किसी भी क्षेत्र में, याद रखिएगा, आप किसी भी क्षेत्र में आप अपना घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकने वाला। जो छठा अधिकार है, देखिए ई के बाद हमने क्या देखा, तो ये एफ नहीं है, ये जी है, ठीक है। एफ नहीं, ये जी है, जो कि हिंदी में कहा जाता है 19 का 1 का चौ, ठीक है। तो ये जो जी क्या बोलते हैं 19 का जो जी वाला, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। तो एफ वाला जो स्वतंत्रता का अधिकार था, इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। क्या इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, जिसे कि भारतीय संविधान में क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को किसमें, कानूनी अधिकार के रूप में 300, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में उसे रख दिया गया है। तो ये यहां पर हम देखते हैं ई के बाद जी देखते हैं, क्या देखते हैं, ई के बाद जी। तो जो छठवां अधिकार है स्वतंत्रता का, वो ये है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप व्यापार कारोबार कर सकते हैं। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 19 में 6 तरह के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में हमने देखा कि आपको बोलने की आजादी, उसके बाद आप किसी पर सम्मेलन संगठन बना सकते हैं, कर सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, आप कहीं पर भी देश में आ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप कहीं पर बजा के बस सकते हैं, रह सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। और एक संपत्ति के अधिकार को यहां पर पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन इसे संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके इसे हटा दिया गया यहां से। अब देखिए अनुच्छेद 20 के तहत जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। यानी कि अगर कोई अपराधी है या फिर कहा गया है वो ये अपराध किया है, तो वो अपने दोष को, वो अपने निर्दोषता को या फिर दोष के लिए वो वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि हर एक लोग को उसके प्रोटेक्शन का हक है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है कि हम गलत है या नहीं, तो उसके लिए उसके संबंध में उसको संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इन द रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ फॉर एन ऑफेंस, किसी भी प्रकार के ऑफेंस में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको दिया जाता है कि आपको जो है आपके लिए प्राइवेसी का अधिकार, यानी कि निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार, ठीक है, हर एक प्रकार का अधिकार आपको इस, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार, अच्छे लाइफ जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत आपको दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको देता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप अच्छे से खा सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अच्छा स्वस्थ रहने का आपको अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है, आपको क्या बोलते हैं कि मतलब कि निजता का अधिकार है, मतलब आप अपनी प्राइवेसी को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सब अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है। और अनुच्छेद 21 का क, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 का क जो देता है वो ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार, क्या अनुच्छेद 21 में अमेंडमेंट करके अनुच्छेद
21 का क दिया गया है, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86 याद रखिएगा, 86वां यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो है 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार को ये अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। तो हम यहाँ तक देख लिए। अब आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान का एक मौलिक अधिकार है, जो कि 23-24 में दिया गया, अनुच्छेद 23-24 में। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि आप किसी से भी फोर्सफुली परिश्रम या लेबर नहीं करवा सकते हैं, आप किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं, ये उसका शोषण में आएगा। और अगर इस प्रकार का शिकायत आपके खिलाफ कर दिया जाए कि हमको वो जबरदस्ती काम करवा रहा है, हमसे जबरदस्ती काम ले रहा है, या फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसते हैं कि लोगों को खरीदते हैं, बेचते हैं, कहीं पर जाकर बेच देते हैं, तो इस प्रकार का शोषण आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हुए पकड़ाते हैं, याद रखिएगा, हर एक लोग को अपने शोषण के विरुद्ध उसको अधिकार दिया गया है कि वो जा करके अपना क्या बोलते हैं कि शिकायत कर सकता है, उस शिकायत पर आपको सजा होगी। तो अनुच्छेद 23 के तहत कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, यानी कि फोर्सफुली आपसे कोई श्रम, आपसे काम नहीं ले सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को यहाँ पर आर्टिकल 23 में दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा चाइल्ड लेबर है, बस इतना याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो अनुच्छेद 24 में दिया गया है, यानी कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते हैं, यह अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया है। अगला जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका आता है धार्मिक समता का अधिकार। धार्मिक समता का अधिकार याद रखिएगा। अच्छा, धार्मिक समता के अधिकार में मतलब कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, यानी कि राइट टू रिलीजियस इक्वालिटी। और इस धार्मिक समता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा जाता है कि आप अपने अंतरात्मा से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं निर्बाध रूप से। याद रखिएगा, मतलब आप एकदम पूरा फ्री हैं, आपको पूरा स्वतंत्रता दी जाती है कि आप किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अंतरात्मा से उस धर्म को मान सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य का नियोजन कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 26 के तहत भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि धर्म से लेकर रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 25 से 28 तक है। और अनुच्छेद 26 में ही कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों का आप प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, मतलब कि आप दुर्गा पूजा का पंडाल लगा सकते हैं, आप ईद में आप क्या कर सकते हैं कि उसका आयोजन कर सकते हैं, किसी भी आयोजन का। तो ये सब जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 क्या अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 27 देता है कि किसी भी विशेष धर्म का, किसी भी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार के लिए आप टैक्स वगैरह का भुगतान कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, या फिर असंवैधानिक नहीं है, ये अपराध नहीं है। आप किसी भी धर्म को लेकर के चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, यानी कि उस धर्म के डेवलपमेंट के लिए। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और आर्टिकल 28 में कहा गया है कि याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा में कि भाग लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म से रिलेटेड बात करा गया है। अब अनुच्छेद 29-30 में क्या करा गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये भी याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 29-30 है, ये जो अधिकार है, ये मैक्सिमम कहा जाए तो माइनॉरिटीज के लिए यह अधिकार है, यानी कि अल्पसंख्यकों का ये अधिकार है। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करा गया है। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करा गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बात करा गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 में, यानी कि अल्पसंख्यक कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके एजुकेशन, हर चीज को लेकर के, उसके हितों के, उसके इंटरेस्ट को लेकर के हर एक चीज का यहाँ पर प्रावधान है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में ये है, अनुच्छेद 30 के अंदर ये है कि एजुकेशन के सेक्टर में माइनॉरिटीज को और ज्यादा बढ़ावा मिले, इसको लेकर के अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, एजुकेशन के सेक्टर में आप किसी भी
प्रकार का संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें हर एक चीज का जो अधिकार है वो आपको देता है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, याद रखिएगा। अगला यहां पर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार में रखा जाता था यानी कि फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन 1978 के बाद, याद रखिएगा 1978 के बाद इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया, यानी कि लीगल राइट में इसे रख दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार में। और इसे जो है 300 क में आज जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 300 के सेक्शन क में, याद रखिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद के मूल अधिकार में 19(1) का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के एफ सेक्शन में पहले ये संपत्ति का अधिकार था, और अनुच्छेद 31 और 19 के एफ, जो कि एफ डिलीट हो गया जो हमने देखा था, एफ और अनुच्छेद 31 के तहत पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार के रूप में 300 क में रख दिया गया है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल में था? तो 19(1) के एफ में और अनुच्छेद आर्टिकल 31 में। नाउ इट हैज बीन प्लेस्ड इन 300A as a legal right through the 44th Constitutional Amendment 1978। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसे डिटेल में नहीं करेंगे, जब हम इसे अच्छे से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे, लेकिन PDF में डाल दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परम आदेश क्या है, निषेधाज्ञा क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है और उत्प्रेषण रीट, और इसको इंग्लिश में भी यहाँ कर दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संघ, भारतीय संघ राज्यों को एक निर्देश देता है कि आपको अपने राज्यवासियों के लिए, आपको अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जिससे कि आपके राज्य के लोग प्रॉस्परस हो सके, अच्छे से लाइफ जी पाए, उसको जो है रोजगार में समानता मिले, किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव ना हो, इस प्रकार का नियम कानून आपको बनाना चाहिए। देखिए, अगर बात करें DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान के अनुच्छेद भाग के भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट को कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे उनका वेलफेयर हो सके, अच्छे से वो लाइफ जी सके। देखिए, डायरेक्टिव यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा जो है वो स्पेनिश, जो अवधारणा का स्रोत जो है, सोर्स है, स्पेन का संविधान है, स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम कहें कि मूल रूप से जो DPSP यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्पेन के संविधान से लिया गया है। और स्पेन के संविधान से आयरलैंड का संविधान लिया, और हमने कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड कहां से लेता है? तो आयरलैंड लेता है कहां से? स्पेन से लेता है, याद रखिएगा, स्पेन से। और प्रस्तावना में भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आपका क्या बोलते हैं, प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है, जैसे कि प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आईना कहा गया है कि आप अगर प्रस्तावना समझ गए तो पूरा भारतीय संविधान आपने समझ लिया, जो प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत के द्वारा ऐसा ऐसा करके जो पूरा एक प्रियम्बल है, तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना के जो भी उद्देश्य हैं उसको स्थान देने वाला भाग, अगर आपसे पूछे कि उसके उद्देश्यों को स्थान देने वाला भाग कौन है, तो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बात करा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और अगर पूछेगा पार्ट तो भाग 4 याद रखिएगा। ठीक है, भाग 4। अच्छा, भारतीय संविधान में जो ये कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें किस सिद्धांत पर? इसमें 3 सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, या फिर ये कहें कि प्रस्तावना 3 प्रकार के सिद्धांत इसमें काम करते हैं, एक तो समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत याद रखिएगा। इन 3 प्रकार के सिद्धांत को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखते हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में जो प्रोविजंस दिए गए, आपको ध्यान से सुनना है, सब कुछ यही आपको याद हो जाएगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना ही आपको बस एक बार दो बार आप देखेंगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य के बारे में बात किया गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो भी पाठ है उसके पहले राज्य के बारे में बात किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार में भी आप देखेंगे हमने अनुच्छेद 12 के बारे में बात नहीं किया, इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट की परिभाषा दी गई है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 4 के पहले अनुच्छेद जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य का डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में कहा जा रहा है, अनुच्छेद 36 37 को एक साथ आप पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 में आर्टिकल 37 में 37 में कहा गया है कि देखिए आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कि हमने देखा कि ये जो भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, जिसे कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, तो उसको लेकर के अगर फंडामेंटल राइट्स, हमारे राइट्स को लेकर, हमारे मौलिक अधिकार को लेकर हमारे हनन होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि राज्य या फिर कोई हमारे साथ, हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन जो ये डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है और राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये राज्यों पर है कि वो इस निर्देशों का पालन करता है या नहीं, तो ये राज्य पर है। लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, राज्य को करना है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो इन निर्देशों का आप पालन कीजिएगा, और राज्य करते भी हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक, अब 36-37 हमने देख लिया। अब आप देखिए अनुच्छेद 38-39, ये को एक साथ देखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 38 यानी कि 38 और 39 को, ठीक है। तो अनुच्छेद 38 में कहा जाता है, जैसा कि हमने कहा कि जो प्रस्तावना के उद्देश्य क्या थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो इस उद्देश्य को स्थान देने वाला जो भाग है, जो पार्ट है भारतीय संविधान का, वो क्या है, डीपीएसपी है। तो 38 में, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का काम राज्य करेगी। इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना होगा, एक ऐसा राज्य बनाना होगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वहां के लोगों को मिले, यानी कि किसी भी प्रकार से उसके साथ अन्याय ना हो, ये बात आपको सुनिश्चित करना होगा। राज्य को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 38 के तहत कि आपको राज्य के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना होगा, ठीक है, सुनिश्चित करना होगा। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि जो भी राज्य के जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका एक उचित डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये नहीं कि एक राज्य के संसाधनों पर किसी एक लोग का ही हक हो जाए, मतलब लूट रहा है, ऐसे तो हो रहा है, लेकिन निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि जो भी संसाधन है राज्यों में, जो भी रिसोर्सेज हैं, उस पर, हर एक रिसोर्सेज पर हर एक नागरिक का अधिकार होगा, ठीक है, समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा। असमान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा, वो एकदम पूरा लूट रहा है, और किसी के पास कुछ नहीं। तो संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में, जो कि भाग 4 में भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इसको करने को कहा गया है राज्य को, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 39 के क में, अनुच्छेद 39 में अमेंडमेंट करके एक इसके साथ एक्ट जोड़ा गया कि समान अवसर के आधार पर भी न्याय आपको देना होगा। समान अवसर के आधार पर आपको न्याय देना होगा, यानी कि लोगों को समान अवसर देना होगा। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अवसर मिला, किसी को कम अवसर मिला, तो आपको क्या करना होगा, समान अवसर के आधार पर हर एक लोगों के लिए न्याय जो है सबके लिए समान होगा। तो इस अमेंडमेंट के साथ, किस अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया 39 को, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। हम इसे देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन से बहुत सारे संविधान में अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 36-37 में हमने देखा। हमने 38-39 में क्या देखा कि राज्यों को कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को आप सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 39 में कहा कि संसाधनों का, राज्य के जो भी संसाधन है उसके उचित वितरण पर आपको काम करना होगा। और अनुच्छेद 40, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बात करा गया कि राज्यों को निर्देश दिया गया कि आपको क्या करना होगा, कि राज्यों को निर्देश दिया गया कि आपको क्या करना होगा, ग्राम पंचायतों को
स्वशासन की इकाई मतलब ग्राम पंचायतों को अच्छे से ग्राम पंचायत गवर्नेंस करे, उसका गवर्नेंस बॉडी सही से हो, अच्छे से उसका संगठन बने, इसके लिए राज्यों को इस पर काम करना होगा और पंचायतों का संगठन करना होगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर के प्रोविजंस आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेंगे। और भारतीय संविधान के जो संशोधन अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ग्राम पंचायत को अनिवार्य करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखिएगा भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अनुच्छेद 40 में पंचायत को जोड़ा गया। बस आपको ये याद रखना है, पंचायत इंपॉर्टेंट है, पंचायत याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। उसके पहले हमने अनुच्छेद 39 में देखा, उसके पहले 38 में क्या देखा ये भी याद रखिएगा। अब 41 में देखिए कि कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या है कि काम करने का अधिकार राज्यों को देना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों के लोगों को आपको काम करने, क्योंकि वो रोजगार करेंगे तो उसके पास कुछ पैसे आएंगे, वो अच्छे से जी पाएंगे। तो याद रखिएगा कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष दशाओं में राज्यों को अपने लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए, काम के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार उनको सुरक्षित करवाने का काम राज्य करेगी। तो अनुच्छेद 41 में कहा गया कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, इन सब जैसे विशेष परिस्थितियों में, विशेष दशाओं में लोगों को काम करने का अधिकार, उनको शिक्षा पाने का अधिकार, सार्वजनिक सहायता जो भी मिल सकती है, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, किसी भी प्रकार का जो सार्वजनिक शिक्षा है उससे भी पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। राज्य को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अब अनुच्छेद 42 के तहत क्या कहा गया कि देखिए, हम तो बात कर लिए, अनुच्छेद 41 में बात कर लिए कि काम करने का अधिकार हो गया, लेकिन काम किस तरह के एनवायरनमेंट में करेगा, काम किस तरह के एनवायरनमेंट में करेगा? तो उसको जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एक बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए, मानवीय एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बस काम करने के लिए लेके गया और दिन रात उससे काम करवा रहा है, पैसा भी बहुत कम मिल रहा है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। काम कैसा मिलना चाहिए? तो एक तो न्याय संगत, मानवीय परिस्थितियां। अब मानवीय परिस्थितियां क्या है ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है उसको काम मिलना चाहिए लोगों को। तो 41 में बात हुआ कि कुछ विशेष दशाओं में काम मिलना चाहिए। 42 में बात हुआ कि काम मिलेगा तो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के साथ, ठीक है। अनुच्छेद 43 में बात हुआ कि जब काम के बारे में बात हो गया कि विशेष दशाओं में काम मिलना चाहिए, उसके बाद बात हो गया न्याय संगत और मानवीय होना चाहिए। अब अनुच्छेद 43 में बात होता है कि काम तो दे दिए, लेकिन काम के लिए सही वेतन भी आप देंगे, ये भी आप सुनिश्चित कीजिएगा। राज्य को निर्देश दिया जाता है इसमें कि काम मिलेगा तो जिस हिसाब से काम मिलेगा उस हिसाब से उसको वेतन या मजदूरी भी मिलना चाहिए, मतलब कि निर्वाह योग्य, उसका निर्वाह चल पाए। ये नहीं कि काम दिन भर करवा लिया और 5 रुपया धरा दिया, तो इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का काम होता है तो राज्य को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर जीने के लिए उसको काम, मतलब उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये बात है। अच्छा, अनुच्छेद 43 1 में क में ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाए, ठीक है, ये कहा गया। अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 44 देखिए, यहां से आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 तो यह क्या है, 4 और 4 एक जैसा है, दिख रहा है ना, 4 और 4 सेम दिख रहा है, सेम। तो अनुच्छेद 44 में राज्यों को कहा गया संघ के द्वारा, या फिर जब संविधान बनाया जा रहा था तो राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए कि आपको क्या करना होगा, आप अपने क्षेत्र में हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लगाएंगे, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है उसको लगाएंगे, उसको सुरक्षित करने का आपको प्रयास करना होगा। समान नागरिक संहिता, ये नहीं कि कोई किसी को कुछ और है, किसी के लिए कोई और नियम है, किसी के लिए कोई और नियम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के हर एक लोगों को समान नागरिक के तौर पर आपको काम करवाना चाहिए, समान नागरिक संहिता। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 समान, सेम आपको दिख रहा है तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 45 आप बस इस बात से याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है उसको याद रखिएगा शिक्षा से लेकर के संबंधित, मतलब कि आपको जैसे ही 45 आप देखेंगे आपको याद आ जाना चाहिए एजुकेशन। क्या? एजुकेशन याद आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? एजुकेशन, शिक्षा याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में बात किया गया कि 6 साल से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे, अनुच्छेद 45 में कहा गया कि हमने अभी तक बड़ा बड़ा बात कर लिया, अभी बच्चे के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं, तो ये बात कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 साल से नीचे के जितने भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा,
उनको प्रारंभिक जो भी उनका बाल्य अवस्था में जो भी देखभाल होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार करेंगी, उनको ऐसा निर्देश दिया गया। और ये जो है अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार 6 साल से कम, याद रखिएगा 6 साल से कम के उम्र के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 के द्वारा, जैसे ही आप देखेंगे तो शिक्षा याद करना है, अनुच्छेद 45 देखेंगे तो आपको शिक्षा याद करना है। और अनुच्छेद 45 में शिक्षा किसके लिए, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, अब जब 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बात हुआ अनुच्छेद 45 में, तो 46 में बात होगा किसके बारे में, 46 में बात होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के शिक्षा, इन सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल पाए। मतलब कि इन सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और शिक्षा का जो है अधिकार अनुच्छेद 46 के तहत किसे दिया गया। अनुच्छेद 45 में 6 साल से बच्चे वो भी कमजोर होते हैं, और अनुच्छेद 46 के तहत उन सारे लोगों को शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक न्याय देने का काम करेगी राज्य सरकार, या फिर उनको सुनिश्चित करने का काम करेगी एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सब जैसे लोगों को, क्योंकि ये भी जो है कहीं ना कहीं दबे कुचले या फिर मेन स्ट्रीम से अभी दूर हैं। इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाने चाहिए, इसको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि ये भी मेन स्ट्रीम में आ पाए और कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर देश का डेवलपमेंट में साथ दे पाए। तो अनुच्छेद 46 में एससी एसटी के शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 47 में कहा गया कि देखिए कोई एक राज्य तभी डेवलप कर सकता है, कोई एक राज्य तभी डेवलप, हमने शिक्षा के बारे में बात कर लिया 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए, हमने बात कर लिया एससी एसटी जो कम्युनिटीज है उसके लिए बात कर लिया शिक्षा, उसके आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात कर लिया। तो अब यहाँ पर बात आता है, राज्य को कहा जाता है कि कोई देश या कोई राज्य तभी डेवलप कर सकता है जब उस देश में के लोग हेल्दी रहेंगे, उस देश के लोग, उस राज्य के लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, और एक और काम करेंगे कि वो दारू वगैरह नहीं पिएंगे। अगर दारू वगैरह पीते हैं, दारू शराब पी करके, तो वो क्या होगा, एक तो पैसे की बर्बादी, दूसरा घर में आकर के भी वो बर्बादी करेगा, बच्चे भी उसके खराब होंगे। तो इस प्रकार से देश या राज्य का डेवलपमेंट नहीं होगा। और अनुच्छेद 47 में कहा गया कि आपको, राज्य को निर्देश दिया गया कि आपको अपने राज्य में मद्य निषेध यानी कि शराब के बिकने या फिर शराब में कुछ पाबंदियां लगानी होंगी, मद्य निषेध, लोगों को पौष्टिक आहार मिल पाए इसका आपको देख रखना है, पोषाहार, और लोग स्वस्थ किस प्रकार से रहेंगे इसको लेकर के आपको कुछ अच्छे अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, ऐसा अनुच्छेद 47 में कहा गया। और जो हमने आपको समझाया है सरल शब्दों में वो याद रखिएगा, ठीक है, कदम उठाएगा। उसके लिए नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, हेल्दी खाना खाए, स्वास्थ्य पर काम करेगा। तो स्वास्थ्य, पोषाहार और मद्य निषेध, इन सब का बात अनुच्छेद 47 में होगा। और अब तक तो बात हो रहा था किसके बारे में, अब तक बात हो रहा था लोगों के बारे में, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, ताकि डेवलपमेंट होगा देश तभी या राज्य का तभी डेवलपमेंट होगा जब लोग स्वस्थ होंगे, जब लोग अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, और अच्छे खाना मतलब खराब खाना छोड़ना होगा, तो दारू वारू पीना बंद करेंगे। अब अनुच्छेद 48 में आता है, अनुच्छेद 48 में आता है कि किसी भी राज्य का डेवलपमेंट कब होगा, जब वहां पर फसल, धन, जो खाद्यान्न है ये ज़्यादा आएगा, या फिर जो पशुपालन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो भी ज़्यादा है। तो कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं के विकास से संबंधित जो प्रावधान है, याद रखिएगा, कृषि, पशुपालन, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, इन सब से लेकर के उनका आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर उसका डेवलपमेंट हो, ताकि कृषि जब डेवलप करेगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तो फसल अच्छे से आएगी, खाद्यान्न अच्छे से होगा, धन धान्य भरेगा, और उससे लोगों का भुखमरी जाएगा और डेवलपमेंट होगा। तो ये कृषि, पशुपालन, इन सब के बारे में अनुच्छेद 48 में बात करा गया, किसमें, अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 का में, अनुच्छेद 48 का जो कि भारतीय संविधान के संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 क को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई। देखिए, पहले बात हुआ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, और लोग स्वस्थ, फिर याद आया अरे लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे जब पर्यावरण, उसका वातावरण सही रहेगा, और वातावरण स्वस्थ कैसे रहेगा। तो राज्यों को निर्देश दिया गया कि आपको काम करना होगा पर्यावरण संरक्षण पर, पर्यावरण के मतलब साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। तो ये पर्यावरण संरक्षण किसमें जोड़ा गया, 48A में जोड़ा गया, जिसमें कि कृषि और पशुपालन पर ध्यान दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 49, अब आता है अनुच्छेद 49 यानी कि 49। तो राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि आपके राज्य में जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं,
या फिर राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान है उसका आपको संरक्षण करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, और देश का डेवलपमेंट होगा तो आपके राज्य के लोग खुशी खुशी रहेंगे, उसको रोजगार का अवसर बढ़ेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि राज्य में जो भी ऐतिहासिक महत्व के जो भी स्मारक या फिर स्थान है उनका रक्षा करना आपको चाहिए। तो यह अनुच्छेद 49 में कहा गया। अनुच्छेद 50 में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 में कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के जो कि भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 50 में जैसे 50-50, याद रखिएगा 50-50, तो इसमें क्या कहा गया, आधा आधा कर दिया गया, यानी कि न्यायपालिका जो कि न्यायपालिका कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं, तो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका यानी कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, इन सबको अलग कर दिया गया, यानी कि न्यायपालिका के न्यायपालिका के किसी भी तरह के में कार्यपालिका का इंटरफेयर ना हो। अगर न्यायपालिका में कार्यपालिका का इंटरफेयर होगा, अगर इन्फ्लुएंस होगा, तो न्याय सही से लोगों को नहीं मिल पाएगा। और इस चीज के लिए राज्य को काम करना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करे, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर, न्यायपालिका के काम में किसी भी प्रकार का, कोर्ट के काम में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर राजनेताओं के द्वारा ना हो पाए, अधिकारियों के द्वारा ना हो पाए, कार्यपालिका के द्वारा ना हो पाए, इस पर काम विशेष रूप से काम राज्य सरकार को करना चाहिए। तो अनुच्छेद 50 में बांट दिया गया 50-50, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 तक बात हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 50-50 मतलब कि विभाजन के बारे में बात कीजिएगा, पृथक्करण के बारे में बात कीजिएगा न्यायपालिका और कार्यपालिका को लेकर। अनुच्छेद 51 में बात होता है, अनुच्छेद 51 बात यह होता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में आपको भी कदम उठाना चाहिए। आपको भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस प्रकार से बनी रहे, इसके लिए भी आपको भी काम करना चाहिए, जिससे कि अगर एक एक राज्य मिल करके इस पर काम करेगा तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बना रहेगा, हमारे रिश्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधरेंगे, कूटनीतिक तौर पर रिश्ते सुधरेंगे, और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ सबके साथ शांति रहेगी, शांति और सौहार्द वाला रिश्ता रहेगा, तो लोग आकर हमारे यहाँ व्यापार करेंगे। अगर व्यापार करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और देश का विकास होगा। तो ये अनुच्छेद 51 में राज्यों को कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी आप भी मदद करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे। तो ये टोटल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो कि निर्देश दिए गए राज्यों को, इसके बारे में 36 से 51 तक हमने बात किया। यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया गया, आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। हम अगले क्लास में अब भारतीय संविधान में जो कि नागरिकों के बारे में बात हो गया, भारत राज्यों का एक संघ होगा उसके बारे में बात हो गया, नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में बात हो गया, नागरिकों के अधिकार के बारे में बात हो गया, राज्यों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। उसके बाद लोगों को कहा गया कि आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, राज्य देश को लेकर के, राज्य को लेकर के आपके भी कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जो कि अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क में 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया, यानी कि रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार जो कि हमने देखा अमेरिका से अपनाया गया है, यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये मौलिक कर्तव्य को ये पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यही हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं। अगले क्लास में हम राष्ट्रपति मतलब कि संघ, राज्य, भारत केंद्र राज्य संबंध और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, जिससे कि हमारा पूरा आर्टिकल कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए एक शक्ति मिलती है हमें। तो इसीलिए जरूर आपको ये करना चाहिए, लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा, ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तब तक मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।